पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा है। बेलागंज में भी कुछ चर्चा निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही और भी जगह की बात आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि किन किन नामों की चर्चा इन चारों उपचुनाव में चल रहा है। हम लोग एक बार और इस पे अपने कार्यक्रम में दर्शकों को बताएं। हाँ, जो उपचुनाव जो होंगे अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है, गतिविधि बढ़ी हुई है। जो सियासी एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई है, और इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि एनडीए की इस पर बैठक एक बार हो चुकी है। किस पर? ये जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं। तो उपचुनाव कहाँ कहाँ होने हैं? तो इमामगंज में उपचुनाव होना है, रामगढ़ में उपचुनाव होना है, बेलागंज हो गया, और तरारी में विधानसभा का उपचुनाव होना है। अब जो है सुगबुगाहट फिर से इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बदले जा चुके हैं। अब दिलीप जायसवाल हो गए हैं। तो खबर यह है कि फिर से एक बार मंथन होगा एनडीए में, और इसीलिए इसकी गतिविधि बढ़ी हुई है। और दूसरी वजह करिश्मा ये है कि कुछ नाम जो हैं वो पर चर्चा शुरू हो गई है, और कहा जा रहा है कि बस अंतिम मुहर बाकी है, मतलब सिंबल मिलना बाकी है। और सिंबल कब मिलेगा? जब आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी। तो जो अभी सत्ता के गलियारों में जो बात चल रही है उसको हम बता रहे हैं आपको। और शुरुआत जो है कहाँ से? बेलागंज से करते हैं। अच्छा, बेलागंज में हो सकता है जो नए दर्शक होंगे करिश्मा, उनके मन में होगा कि आखिर बेलागंज में एकाएक चुनाव क्यों होगा? नहीं, तो इसलिए होगा कि सुरेंद्र यादव वहां से विधायक थे, अब वो सांसद बन जहानाबाद से। तो इसीलिए बेलागंज में उपचुनाव होना है विधानसभा का। तो वहां पर सुरेंद्र यादव का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी बात पिछली भी हो जाए। और पिछली बात अगर हम लोग करते हैं तो सुरेंद्र यादव जो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्हें 79,708 वोट मिले थे। आरजेडी के प्रत्याशी थे सुरेंद्र यादव, जदयू के प्रत्याशी थे अभय कुशवाहा। अच्छा, अभय कुशवाहा भी अब औरंगाबाद के सांसद हो चुके। जदयू इनको वोट मिला था उसमें 55,745 वोट मिले थे। किसको? तो अभय कुशवाहा को। और इधर एलजेपी के प्रत्याशी थे कौन? तो रामाश्रय शर्मा, इन्हें 12,005 वोट मिले थे बेलागंज के विधानसभा चुनाव में। तो ये समीकरण है। अब है कि नाम किस? सुरेंद्र यादव वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिग्गज नेता हैं, अभी सांसद भी हो गए। तो चर्चा बेलागंज से यही है कि उनके पुत्र को टिकट मिल सकता है आरजेडी से। क्या नाम है? और विश्वनाथ यादव नाम है इनका, और इन्हें वहां से प्रत्याशी आरजेडी अपना बना सकता है। तैयारी में लगे हुए एकदम। और सुन रहे हैं, जो खबर आ रही है कि वो जनता के बीच जा भी रहे हैं, सघन उनका दौरा चल रहा है विश्वनाथ यादव का। और इधर जो है तो है कि विश्वनाथ यादव मतलब मजबूत, कहा जा रहा है कि वो मजबूत उम्मीदवार होंगे। तो फिर टक्कर कौन देगा? तो टक्कर जो है, और जो बात पिछली बैठक में जो चीज़ें सामने उभर करके आई थी एनडीए में, तो ये था कि ये सीट जो है जदयू के पाले में जाएगी, मतलब जदयू अपना प्रत्याशी वहाँ से उतारेगी। तो रॉकी यादव का नाम आ रहा है, मनोरमा देवी के पुत्र हैं। नहीं, तो उनका आ रहा है कि ये टक्कर देंगे बेलागंज में। किसको? तो विश्वनाथ को टक्कर देंगे रॉकी। नहीं, तो मतलब जबरदस्त दिलचस्प चुनाव होगा, उपचुनाव होगा यहाँ पर करिश्मा। रामगढ़ की सर बात करते हैं। रामगढ़ में किन नामों की चर्चा है? हाँ, रामगढ़ के बारे में बता देते हैं। रामगढ़ में जो है जो खबर आ रही है वो कह सकते हैं कि एकदम सनसनी वाली खबर आ रही है रामगढ़ से। नहीं, और रामगढ़ की कुछ पिछली बात भी हो जाए तो सुधाकर सिंह सांसद बन गए, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें सुधाकर सिंह को 58,083 वोट मिले थे, और जबकि बीएसपी के प्रत्याशी थे अंबिका सिंह 57,894। बहुत जीत का फासला बहुत लंबा नहीं था, छोटा फासला था जिसमें सुधाकर सिंह जीते थे। नहीं, और इधर अशोक सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे उस समय चुनाव तीसरे नंबर पर 56,084 वोट मिले थे। तो अच्छी टक्कर हुई थी यहाँ पर
रामगढ़ के विधानसभा चुनाव में। तो उपचुनाव में क्या होगा? तो उपचुनाव सांसद बन गए वो हाँ, सांसद बन गए बक्सर बक्सर के। अब क्या है, पिछले दिन जो हम लोग कार्यक्रम किए थे और जिसमें बताए थे कि कहाँ क्या समीकरण हो सकता है, कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, तो हम लोग ने जिक्र किया था कि आरजेडी से अजीत सिंह हो सकते हैं। तो अजीत सिंह रेस में हैं बने हुए, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, जदयू में थे, अब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। सब कुछ है, लेकिन एक जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये खबर है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। उनकी भी चर्चा चल रही है, उनकी भी खूब जोर शोर से चर्चा चल रही है। उनके नाम का जो है खूब गूंज है अभी सुनील सिंह का। तो अगर ऐसा होता, जगदानंद सिंह के बेटे एक तरफ राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह सर सेठ खा रहा है। इसमें दो तरह की बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि जगदानंद सिंह के पुत्र वहाँ से अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनको अभी जो एमएलसी थे और उनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा है, लंबी कहानी है इसकी, लेकिन बस एक लाइन में बता देते हैं। आरजेडी ने जिस तरीके से फूलों की बारिश की अभी सुनील सिंह पर, सम्मान समारोह हुआ और इसी से एक अनुमान लग रहा था कि बहुत जल्द जो है सुनील सिंह को कहीं सेट किया जा सकता है, तो इसीलिए इस चर्चा को थोड़ा बल मिल रहा है। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि जगदानंद सिंह के पुत्र के मुकाबले कितने ताकतवर, सियासी ताकतवर साबित होंगे सुनील सिंह, ये देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इधर की अगर हम बात करते हैं रामगढ़ की, तो अशोक सिंह की चर्चा है और हमने पिछले वीडियो में भी बता ही दिया था कि अशोक सिंह जो हैं वो भी अच्छे खासे वोट लाए थे, बता ही दिए हैं आपको, 56,084 वोट लाए थे। तो वो भी तैयारी कर रहे हैं और लगभग कहें तो बीजेपी से उनको इशारा मिल चुका है चुनाव को लेकर। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। करिश्मा, इमामगंज की बात करते हैं। अच्छा, अब इमामगंज की बात करते हैं। तो इमामगंज जो है ये जीतन राम मांझी वाली सीट है और अगर पुरानी बात करते हैं तो आंकड़ा है यही कि 78,762 वोट जो है जीतन राम मांझी को मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में। और उदय नारायण चौधरी आरजेडी के प्रत्याशी थे और इनको 62,728 वोट मिले थे। और इधर कुमारी शोभा सिन्हा एलजेपी की प्रत्याशी थी, 14,197 वोट मिले थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब है कि अब इस बार क्या होगा, तो इस बार सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है मांझी के परिवार में, नहीं कई दावेदार हैं। जैसे पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि उनके बेटे जो प्रवीण मांझी हैं वो दावेदार हैं, बहू दीपा मांझी दावेदार हैं, दामाद का नाम आ रहा है, उनकी बेटी का भी नाम आ रहा है। तो अभी जो है फाइनल नहीं हो पाया है कि क्या होगा, लेकिन दावेदारी उनके परिवार में 4 दावेदार हैं। सबसे मजबूत दावेदारी कही जा रही है संतोष सुमन की जो पत्नी है दीपा मांझी, उनके बारे में कि दीपा जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। अब देखा जाए क्या होता है और जीतन राम मांझी क्या फैसला लेते हैं, किसको चुनाव में उतारते हैं। आरजेडी की अगर बात करेंगे तो उदय नारायण चौधरी, कहा जा रहा है कि उदय नारायण चौधरी इमामगंज से आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन एक और नाम है और वह है रोशन मांझी का भी जिक्र आ रहा है कि रोशन मांझी भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे मजबूत दिख रहे हैं उदय नारायण चौधरी यहाँ पर। करिश्मा सर, तरारी की बात कर, तरारी की बात तो पहले ही हम लोग बता चुके हैं, बस संक्षेप में बता देते हैं तरारी की बात। सुदामा प्रसाद जो हैं अब सांसद बन चुके हैं, नहीं माले के प्रत्याशी, और पिछले बार इनको वोट मिला था यहाँ पर 73,945 वोट मिले थे। और नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे को 62,930 वोट यहाँ पर मिले थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। और कौशल कुमार विद्यार्थी बीजेपी के प्रत्याशी थे, 13,833 वोट मिले थे पिछले चुनाव में। अब उपचुनाव में क्या होता है, कौशल कुमार विद्यार्थी भी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, नहीं। लेकिन सबसे ट्विस्ट वाली बात यह है कि यहाँ पर पशुपति पारस ने दावा कर दिया है कि उनको यह सीट मिलनी चाहिए, तरारी, नहीं। अब उन्हें सीट मिलती है नहीं मिलती है तो देखने वाली बात होगी। और पिछले वीडियो में हम बता ही चुके हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर अब चर्चा नहीं करते हैं। चलिए,
सर, तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है जिससे सियासी घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है और उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए गठबंधन। सर, उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? खबर समझा देते हैं। नहीं, बयान पर तो अब तेजस्वी के बयान पर नीतीश कुमार ना जवाब देंगे या उनकी पार्टी जदयू जवाब देगी। देखिए, खबर ये है कि जो आरक्षण का मसला है बिहार का, और आरक्षण का मसला ये है बिहार का कि पहले 50% जो आरक्षण था उसका कोटा बढ़ाकर 65% किया बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने। हाई कोर्ट में ये मामला चला गया, हाई कोर्ट ने इस पे जो है रोक लगा दी, और फिर जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी फ़िलहाल इस पर रोक लगा दी है। तो मामला ये है। तो क्या हुआ है कि बिहार सरकार यह चाह रही है कि इस मसले को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। और 9वीं अनुसूची में शामिल करने से क्या होगा? 9वीं अनुसूची में शामिल करने से यह होगा, कोर्ट में जो है कोई सवाल इस पर खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने भी विधानसभा अभी जो मानसून सत्र हुआ है इसमें उन्होंने कहा था कि हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। बहुत दिनों के बाद तेजस्वी यादव जो है एक्टिव हुए हैं। नहीं, विधानसभा जब चल रहा था मानसून सत्र तो तेजस्वी भी नहीं थे, गायब ही थे। मतलब खबर यही थी कि वो देश से बाहर थे। खैर, तेजस्वी यादव ने इस मसले पर घेरने की कोशिश की है, नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाजपा के लोगों ने इस मामले को लटकाया है, अरंगा डाला है। और दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश कुमार को एक तरह से कहें तो खुला ऑफर दे दिया है। खुला ऑफर कैसे दे दिया है? ऐसे दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की बात केंद्र की सरकार नहीं मान रही है तो नीतीश कुमार को इस सरकार को गिरा देना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने जो यह बात कही है इसी में ऑफर है। किसके लिए? तो नीतीश कुमार के लिए। तो ये है करिश्मा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, मुकेश सहनी के घर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे आज मुलाकात करने। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि उनके पिता के निधन के बाद वो मुलाकात करने नहीं गए, आज मुलाकात करने गए हैं। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, चूँकि हम लोग बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं कहीं बाहर थे, देश से बाहर थे, वो लौटे। और इस समय में चर्चा बहुत ये हो गई कि देखिए, तेजस्वी यादव जब लोकसभा का चुनाव था तो साथ में हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, संतरा मछली क्या क्या खाते थे। नहीं, तो लोग इसे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अभी, उनका यह कहना था कि उस समय में कैसी दोस्ती दिख रही थी। और आज जब दुख की घड़ी आई है, मुकेश सहनी के सामने उनके पिता की जीतन सहनी की हत्या हो गई, तो एक संवेदना जताने के लिए भी तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। हालांकि बाद में लालू प्रसाद जो है उनके आवास पर गए थे, मुकेश सहनी के आवास पर उन्होंने सांत्वना दी थी लालू प्रसाद ने। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर आम लोगों के मन में भी और जो विपक्षी मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे थे। अब जो है आज तेजस्वी यादव जो मुकेश सहनी से उन्होंने मुलाकात की है और इसके मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये निकाले जा रहे हैं, वैसे एक नज़र में यह बात समझ में आ रही है कि वह भी सांत्वना देने के लिए मुकेश सहनी से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को रिझाने की कोशिश हो रही है। कहाँ? तो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, और तमाम तरह की खबरें आने लगी थी कि अब वो एनडीए के करीब आ गए हैं। और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने पत्र लिखा था, मोदी ने, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने भी पत्र लिखा था, सम्राट चौधरी गए थे, तमाम बड़े नेता गए थे बीजेपी के मुकेश सहनी के घर पर सांत्वना देने के लिए। तो लग रहा था कि मुकेश सहनी अब बीजेपी के करीब आ रहे हैं, एनडीए के करीब आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी जो गए हैं इससे दोनों काम उन्होंने कर लिया है। एक तो उन्होंने सांत्वना भी दी है, और जो एक संभावना और जो खबरें चल रही थी कि मुकेश सहनी दूर हो रहे हैं आरजेडी से, महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से, वो ऐसी कुछ बात नहीं है। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।